नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के रचना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के इस रचना कार्यक्रम में हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी प्रतिभा हैं जिन्होंने गीत, गज़ल, छंद, मुक्तक सब जगह अपने हाथ आजमाए हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं आजमाए बल्कि सब जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जी हाँ, मैं प्रतिभा की बात कर रही हूँ क्योंकि उनका नाम ही है प्रतिभा। डॉक्टर प्रतिभा माही, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, जो साहित्य जगत में प्रतिभा माही के नाम से जानी जाती हैं। डॉक्टर प्रतिभा माही जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सुषमा जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी, तो आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए कि हमारे दर्शकों को ये सबसे पहले बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि आज साहित्य जगत में आपका नाम बहुत ऊंचे मकाम पे है, लेकिन हर गीतकार है, गज़लकार है, लेखक है, जो भी व्यक्ति समाज में अपना स्थान बनाता है उसकी कुछ पृष्ठभूमि रहती है। तो थोड़ा सा आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका जन्म स्थान, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कैसे हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी, आजकल जो जहाँ ज़्यादा चर्चा हो रहा है राम जन्मभूमि का, जी, अयोध्या में, जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं एटा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मेरी जन्मभूमि है। मैं एटा उत्तर प्रदेश से हूँ। जी जी। तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि? परिवार में मम्मी पापा और 2 भाई हैं और मेरी 2 बहनें थीं, सबकी अब शादी हो चुकी है जी। और इस वक्त मैं और मेरे दोनों बच्चे साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो शिक्षा वो कहाँ से हुई? मेरी बचपन की शिक्षा तो यूपी से ही हुई थी। यूपी से ग्रेजुएशन की, लेकिन ग्रेजुएशन वहाँ से पूरी नहीं हो पाई। और ग्रेजुएशन जब पूरी नहीं हो पाई उसका रीज़न रहा मेरी शादी। अच्छा, यानी शिक्षा के दौरान ही आपकी शादी हो गई? जी। तो जब आपकी शादी हुई तो आप तब क्या कर रही थी, कौन सी क्लास में? मैं उस टाइम BA सेकेंड ईयर में थी। अच्छा, तो अब अगर हम पूछना चाहें कि डॉक्टर प्रतिभा माही की शिक्षा कौन सी है, क्योंकि डॉक्टर आपके नाम के साथ लगा है, तो आपने PhD की है? नहीं, मैंने PhD नहीं की है जी। मुझे साहित्य में किताबें छपने के बाद और उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद साहित्य में ही विद्या वाचस्पति से नवाजा गया था और विद्यासागर, दोनों से मुझे PhD की और DLit की मानद उपाधि मिली हुई है। जी जी जी। तो ये डॉक्टर की उपाधि आपको मानद मिली हुई है जी। लेकिन एक बात और बीच में आपको पूछना चाहूंगी, शिक्षा की बात चल रही है, तो आपने मेरे ख्याल ग्रेजुएशन तो पूरी की थी, तो क्या वो फिर शादी के बाद? जी, सब कुछ शादी के बाद हुआ। फिर ग्रेजुएशन में फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पूरी की और वहाँ से फिर MA की उसमें पॉलिटिकल साइंस में, पर वो MA भी मेरी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड 98 में मतलब मुझे छोड़ के चले गए थे। तो उसके बाद फिर जो मेरी एजुकेशन थी उनके जाने के बाद फिर मैंने पूरी की है। और वो एक जुनून था कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही करनी है। तो सब कुछ, इतनी परेशानियां और इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की और 2002 में सोशियोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। क्या बात है। तो यानी कि वो ये जो जुनून था आपके अंदर लेखन का, या पढ़ने की बात करूं तो पढ़ने का जुनून, तो बच्चों को साथ रखना और अपने जीवन साथी का साथ भी छूट जाना, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी जो अनथक मेहनत थी उसको कायम रखा और अपनी ये शिक्षा पूरी की। तो ये लेखन की ओर आपका रुझान कब हुआ? बचपन से। बचपन से लिखती आई जी बिल्कुल। तो सीधे लिखना शुरू कर दिया या पहले पढ़ते थे कुछ? बचपन से, जब छोटी थी पहले क्लास से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जो भी कहीं हिंदी की कविताएं, कहानियां, उपन्यास मिलते थे
तो मैं उनको बहुत पढ़ती थी। और बचपन की कुछ कविताएं तो ऐसी हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें क्लास की, जो मुझे आज तक याद है। वाह वाह वाह, मैं जरूर सुनना चाहूंगी, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे। इतनी छोटी क्लास की कविताएं आपको अभी तक याद जी, पहले क्लास में एक कविता थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर के हम गुण गाएं, सदा प्रेम से शीश झुकाएं। क्या बात है। ये तो छोटे क्लास की, पहले क्लास की थी। और एक तीसरे क्लास में कविता थी, जो पहले ही पेज पर थी, पहली कविता थी, मुझे आज भी याद है, शायद रामधारी सिंह दिनकर की है या किसी और की भी हो सकती है, अब तो काफी टाइम हो चुका तो इतना याद नहीं है मुझे। वो थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छह पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। तो मैं जो बात कर रही थी कि प्रतिभा की बात कर रही, तो दर्शकों को अंदाजा हो गया होगा कि मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही, क्योंकि प्रतिभा तो अपने आप में सामने आ रही है कि 3rd स्टैंडर्ड में, तीसरी जमात में जो आपने कविता पढ़ी थी वो आपको आज तक याद है और आप वो कविता पूरी की पूरी सुना पा रही हैं। बहुत अच्छे। तो डॉक्टर प्रतिभा, अभी हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब आप बचपन में बच्चों की कविताएं सुनती या पढ़ती थी, याद करती थी, मंच पर प्रस्तुत करती थी, तो आपने अपना लेखन भी वहीं से शुरू किया? नहीं, बचपन से मेरा लेखन शुरू नहीं हुआ था। हाँ जी। बचपन में तो सिर्फ 2 ही शौक थे मेरा, एक पढ़ना और एक ड्राइंग करना। मैं ड्राइंग में चाहती थी पोस्ट ग्रेजुएशन करना, लेकिन वो मेरा नहीं हो पाया, वो छूट गया, क्योंकि कुछ परेशानियां थी, कुछ मजबूरियां थी, तो जिसके कारण नहीं हुआ। लेकिन शौक तो वो रहा मेरे को, करती भी रही, और साथ साथ लेखन का शौक मेरा बढ़ता चला गया। मतलब लेखन ने जो पेंटिंग वाला शौक था उसके ऊपर दबा दिया और हावी हो गया और चलता रहा। एक दिन मैंने देखा कि घर की सफाई कर रही थी, सफाई करते करते मुझे मम्मी की एक संदूकशी मिली पुरानी। अच्छा। और उस संदूकशी को जब मैंने खोला तो मैंने देखा उसमें बहुत सारे लेटर रखे हुए। अच्छा, क्योंकि पत्रों का जमाना था वो। हाँ, उस टाइम तो लेटर लिखे जाते, पत्र लिखे जाते थे। जी, जी, जी। आजकल तो कोई चिट्ठी लिखना नहीं जानता, आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है और मीडिया है, तो उसके वजह से सब कुछ वीडियो वगैरह सब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है लेखन पे। तो उस टाइम मैंने वो देखे तो मैं उठा के पढ़ने लगी जी। मैंने पढ़े तो उसमें पहला ही पत्र मेरे हाथ में ऐसा लगा जो पूरी शेर शायरी में था। अच्छा, कुछ याद? मुझे याद कुछ नहीं है। अच्छा। पर मम्मी ने लिख रखे थे, जो बाबूजी के लिए लेटर थे। अच्छा। तो मैंने उनको फिर पूछा कि मम्मी आपने ये आपकी लिखी हुई है ये सारी? तो कहती हाँ, मैंने पहला लेटर तुम्हारे बाबूजी को पूरी शेर शायरी में लिखा था। क्या बात है। तो वहां से मेरे मन में एक जिज्ञासा और पैदा हुई। मैंने उसी दिन सोच लिया जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन मैं भी पहला लेटर शेर शायरी में लिखूंगी। क्या बात है। अक्सर कहते हैं ना कि हर बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है, तो माँ ने बाकी शिक्षाएं तो दी आपको, ये शायरी की गुड़ती भी आपको घर से ही मिल गई, वो विरासत में मिली हुई थी। मिल गई। और बचपन से ही मैं धार्मिक रही हूँ। अच्छा। बचपन से ही शिव जी और विष्णु भगवान के व्रत वगैरह करती थी, काफी रामायण, सुख सागर, ये भी मैंने बचपन में ही पढ़े हैं। सारे। तो घर में भी माहौल था ऐसा? हाँ, मेरी मम्मी डेली हमेशा उस चीज को पढ़ते थे। तो जब मम्मी पढ़ते थे, जब हम पढ़ नहीं पाते थे तब तो सुनते थे बैठ के उनके साथ। फिर जब थोड़े बड़े हुए और धीरे धीरे हमें ज्ञान होने लगा तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम भी पढ़ा करो, फिर हम उनको पढ़ने भी लगे। तो उस हिसाब से फिर हमें थोड़ा उससे भी ज्ञान मिला, कैसे क्या होता है। उसमें एक कहानी आती है, अभी उससे ध्यान आ गया मुझे कि उसमें एक कहानी थी जिसका नाम था नारायण जी। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा हुआ था। वो कहानी मुझे बहुत प्रेरित कर गई, क्योंकि जब उसको मरने का टाइम आया तो जब यमदूत लेने आए तो अपने नाम पुकारने लगा उनसे डर के, बेटे का, नारायण 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 नारायण। तो नारायण की जगह वो भगवान जी आ गए, नारायण जी। जाहिर सी बात है, उसका नाम पुकारा। यमदूत बोले आप क्यों आए? बोले नहीं, इसने नारायण पुकारा है। तो मैंने कि ये उस प्रेरणा से, वही जब मरते टाइम तो भगवान बेटे का ही पुकारा, लेकिन वो भगवान का नाम था। तो वहां से एक ये और मन में आई कि भाई मैंने जब अपने बच्चे को जन्म देना है, उसका नाम भी भगवान के नाम पर ही रखना है। तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपने बच्चों का तो नाम। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम कान्हा रखा। क्या बात है। और मैं अभी उसको कान्हा ही कह के बुलाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी धर्म और संस्कृति
दोनों चीजों को आप साथ लेके चले जी, हैं। बिल्कुल। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि आपको ये गुड़ती में मिला, आपको जी। विरासत में और मिला। बचपन की एक बात और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जी। मैं कहानियां उपन्यास भी पढ़ती थी, अच्छा। लेकिन जब पहला उपन्यास मेरे हाथ में आया उस टाइम मैं शायद 10th क्लास में थी। अच्छा। और पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे बाबूजी आ गए। अच्छा। उन्होंने देख लिया मुझे पढ़ते हुए जी। और उन्होंने उपन्यास फेंक दिया एक तरफ, एक थप्पड़ लगाया खींच के। बोले आज के बाद तो जो उपन्यास पढ़ते देखा ना तेरी टांगें तोड़। वो जमाना था जब माँ बाप जो है तो बच्चों मैं के ये गलती पे सोचने थप्पड़ लगी लगा कि लेते आखिर थे। इस उपन्यास में है क्या चीज हम्म। जो मेरे से मना कर रहे हैं और ये पढ़ने नहीं दे रहे। ये कहानी तो ये उपन्यास। फिर मैंने क्या किया, उनको तो नहीं पता, चोरी छिपे पूरा उपन्यास पढ़ा। और पूरा पढ़ने का सोचा इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उस टाइम से फिर मैंने चोरी छिपे ही काम करने शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अब ये मेरे को इजाजत नहीं मिलेगी यहाँ। और उसी टाइम लिखना शुरू हुआ 9th क्लास से। अच्छा, आप 9th क्लास में थी जब आपने लिखना शुरू जी। कर दिया, यानी बहुत छोटी उम्र में ही आपने अपने लेखन की यात्रा शुरू कर दी। बस वो शिव जी की कृपा रही बचपन से ही। तो पहला गीत उन्हीं का निकल के आया। थोड़ा सा हमें बता दीजिए, सुना वो दीजिए। गीत था, सुन लो शिव जी मेरी पुकार, आई भिक्षा लेने द्वार, पूरी करो कामना मेरी, मिले हमेशा सबका प्यार, सुन लो शिव जी मेरी पुकार। मिले हमेशा सबका प्यार। और शायद ये भगवान शिव की इन पर अपार कृपा है कि आज प्रतिभा जी जहाँ भी जाती हैं, जिस भी मंच पे जाती हैं, इनको देश में नहीं विदेशों में भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो प्रतिभा जी, आप पे ये शिव जी की कृपा बनी रहे, ये हमारी मंगल कामना है। तो एक शिव भजन जी के की बाद, कृपा और है मेरे पर। हाँ जी, वो भी वो बताइए। शायद लोगों को नहीं पता। जी। ऐसी घटना अचानक ही घट जाती है कई बार। और मेरे लाइफ में ऐसी घटना घट चुकी है कि मैं ये कहना चाहूंगी, जिसे तुम याद करते हो वो मेरे पास रहता है, मेरी बातें भी सुनता है और अपनी बात कहता है। बहुत बढ़िया। तो वो शिव 2003 पता नहीं 2 की बात है, एक अघोरी के रूप में मेरे पास आए थे और मुझे शिवलिंग देकर गए थे। क्या बात है। तो आपको कैसे आभास हुआ कि ये अघोरी शिव हैं? उस टाइम नहीं हुआ। हाँ। उस टाइम मुझे पता नहीं लगा कि वो अघोरी शिव है। उस टाइम तो मैं डर गई। जैसे मैं ऑफिस में बैठे काम कर रही थी टेबल पर, वहां से आए, जैसे सामने 10 कदम दूरी पर गेट था, दरवाजे पर खड़े, और मैं देख के डर गई। मैं अपने चुपचाप काम करने लगी। जब काम करने लगी अचानक ही आके कहते हैं, बेटा डरो मत, जो हो गया, अब आगे सब अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चे दोनों कामयाब होंगे, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे और तुम्हारी भी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाओगी, जिंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। क्या बात है। बस एक काम करना, मैं ये तुम्हें दे के जा रहा हूँ, इसको हमेशा अपने पास रखना। क्या देखेंगे वो? एक छोटा सा ग्रीन कलर का क्रिस्टल का शिवलिंग। अच्छा। वो शिवलिंग उन्होंने कहा कि हमेशा पास रखना। तो उसके बाद जब वो चले गए, मैंने उठ के देखा तो वास्तव में बिल्कुल छोटा सा, हाथ पे रख के देखा मैंने। मैं बाहर निकली रूम से बाहर निकली, 2 पियन बैठे थे। मैंने पूछा, यहाँ अभी एक बाबा आए थे, वो कहाँ गए? बोले यहाँ कौन बाबा था? अच्छा, तो कोई नहीं आया। ऐसा? मैं फिर डर गया, चौंक गई। मैंने ये बात घर पे बताई मम्मी को जाके। तो मम्मी ने कहा, तू शिव की पूजा करती है? बोले हो सकता है भगवान किसी भी रूप में आ जाए, बिल्कुल। तेरे से कुछ लेके तो नहीं गया बाबा, तेरे को दे के ही गया है और शिवलिंग दे के गया है, और ये कह के गया इसको अपने पास रखना, तो इसको पास रख ले, क्या प्रॉब्लम है तुझे? उस दिन से वो शिवलिंग हमेशा मेरे पर्स में रहता है। क्या अभी भी होगा आपके आज भी मेरे पर्स में है। तो चलिए, इतनी साल हो चुके हैं, नहीं तो हम अभी आपका पर्स खोलते और वो शिवलिंग जरूर अपने दर्शकों को दिखाते, फिर कभी मौका और मिला इस चीज तो की जरूर मुझे दिखाएंगे। आभास हुआ 2020 में। अच्छा, वो आभास कैसे हुआ? वो जब कोरोना चल रहा था, आप सभी को पता है कि कोरोना ने क्या हाय तौबा मचाई थी 2-3 साल। तो उसी शुरुआत के पीरियड में 2020 में अप्रैल की बात है, तो उन दिनों बेटी को बहुत तेज तबीयत खराब थी। तो उसमें मैं शिवजी की जो मृत्युंजय मंत्र है वो मैंने दिन रात सुना। उसके बाद एकदम मन में ख्याल आया कि मैं ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ गई। वो चाहते थे मुझे जोड़ना, क्योंकि वो भी शिव की पूजा करते हैं ज्यादातर। जी। आपने भी देखा होगा जी। तो वहाँ जो एक माउंट आबू में एक है रमेश जी, उनसे मैंने बात की कि भाई
मैं इसका कोर्स करना चाहती हूँ, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो कि कोर्स करो कोर्स करो, मैं देखना चाहती हूँ आखिर इसमें है क्या। तो उनके कहने से मैंने वो कोर्स कर लिया। कोर्स किया तो उन्होंने कहा, मैं उनसे जो सवाल करती थी वो कहते थे आपने जो सवाल करना है ना आखिरी दिन में अपने आप शिव बाबा को लिख देना, वो तुम्हें जवाब दे देंगे मुरली के रूप में। अच्छा। मैंने वही किया। मैंने अपना सवाल लिख के रख दिया और मैंने उसमें सवाल लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ साक्षात्कार, मुझे साक्षात मिलना है आपसे। अब कैसे मिलना है, कहाँ मिलना है, ये आप जानो। रख के सो गई। सुबह उठी, मुरली सुनी। मुरली में जो सवाल मैंने लिखा उसका भी जवाब था और जो मैंने उनसे नहीं पूछे थे वो भी जवाब, उनका भी जवाब था। तो उस दिन मैं मतलब टेरेस पे जाके बहुत रोई, कम से कम 2-3 घंटे आराम से रोई। रोते रोते एकदम आभास हुआ, ऐसे लगा जैसे आवाज आई कहीं से, कहते तू रो क्यों रही है, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, तू तो मेरी शिल्पी है। और उस टाइम वो जो डॉक्टर साहब गए हैं 98 से लेके और अब तक की पूरी 25 साल की पिक्चर उन्होंने मेरे सामने से गुजार दी कि हाँ मैंने ऐसे तेरी मदद करी थी, हाँ ऐसे मदद करी थी, हाँ ऐसे मदद करी थी। और आखिर तक लास्ट में उन्होंने बताया कि तुझे याद हो मैं तुझे शिवलिंग देके गया था। तब से मुझे आभास हुआ, तब से वो मेरे साथ। तो डॉक्टर साहब ये जो हम बात कर रहे हैं, लेखन की बात कर रहे थे, तो आपके लेखन में शायद इसलिए अध्यात्म का भी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है ना। मैं देखती हूँ कि आपने बहुत कुछ सूफी भी लिखा है। मैंने काफी तो हम आपके लेखन की बात कर रहे थे, तो मैं बात कर रही थी कि जब आपने बचपन में कविताएं पढ़ी या सुनी बड़े बड़े लेखकों की, बड़े बड़े कवियों की, तो वो आपको कंठस्थ भी हैं, अभी तक आप सुना रहे थे हमारे दर्शकों को। तो आपका जो पहला काव्य संग्रह या गजल संग्रह आया, तो क्या वो बच्चों के लिए ही था या कुछ नहीं? और? पहला मेरा काव्य संग्रह मैं निकालना चाह रही थी बच्चों का, लेकिन बच्चों का नहीं आया जी। सबसे पहले 2011 में मेरा काव्य संग्रह आया, इश्क मेरा सूफियाना। इश्क मेरा सूफियाना, यानी ये जो इश्क मेरा सूफियाना मेरे हाथ में है, डॉक्टर प्रतिभा माही जी की पहली जो गजल संग्रह कहेंगे इसको हम ना, तो इनका जो पहला गजल संग्रह हमारे सामने आया था। मैं पहचानी गजल में बनाना चाहती थी क्योंकि गजल मेरी फेवरेट विधा थी जी। तो ये आपका इश्क मेरा सूफियाना। तो मैं गुजारिश करूंगी अपने दर्शकों की ओर से कि हमें इसमें से कुछ जो आपको पसंदीदा हो आप सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। इश्क मेरा सूफियाना पहले ही पेज पर है जी। पर्त दर पर्त जब भी खुली हूं मैं, पर्त दर पर्त जब भी खुली हूं मैं, पर्त दर पर्त जब भी खुली हूं मैं, आंसुओं से सदा ही धुली हूं मैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पर्त दर पर्त जब भी खुली हूं मैं, आंसुओं से सदा ही धुली हूं मैं, रुख बदल डालूंगी इन हवाओं का, इस बात पर आतुली हूं मैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और इसी में एक गजल है, उसका मतला और शेर और बताती हूँ। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ। वाह। कुछ अंधेरों के साथ रहती हूँ, यूं उजालों की बात कहती हूँ, बन के माही में ज्वार भाटा भी इस समंदर के साथ रहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो डॉक्टर साहब ये इश्क मेरा सूफियाना आपकी पहली आई, तो एक और मेरे हाथ में है चंदा मामा आओ ना। जी जी, है ना। तो ये बच्चों के लिए आपने लिखा है, इसकी क्या खूबी, क्या विशेषता रही? इसकी विशेषता ये रही कि इस किताब का आना ही बच्चों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम 2nd क्लास में था। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में आपने ये लिखा, जब वो बहुत छोटा था। वो 2nd क्लास में था। एक दिन मेरे से घर आता है और कहता है मम्मी मुझे ऐसी कविता चाहिए जो आज तक किसी ने ना सुनाई हो। अच्छा। और मैं कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहता हूँ। क्योंकि डॉक्टर प्रतिभा माही का बेटा है तो जाहिर सी बात है ये ख्वाहिश तो बनती है। तो उसके लिए फिर मैंने कविता एक लिखी थी जो इसके अंदर है जी। ये कविता वो सुना के आया, फर्स्ट आया। उस दिन से मतलब इसका श्री गणेश हुआ। फिर कुछ दिन बाद बेटी कहने लगी। अच्छा। उसका भी कंपटीशन आ गया। जी जी। वो तो उस टाइम पहले क्लास में ही थी, मेरे अंदर से केजी में था, नर्सरी में थी। अच्छा। तो कहती मम्मी भैया को तो आपने कविता दे दी, मुझे भी कविता दो, मैं भी फर्स्ट आऊंगी। अब होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो फंस गई वहां बन के, चलो भाई तुम्हें भी कविता देते हैं। फिर उसके लिए लिखी मैंने चंदा मामा आओ ना। तो जो इस किताब का जो नाम है चंदा मामा आओ ना, वो उसी कविता पर है। चंदा मामा आओ ना, हमसे यूं शर्माओ ना, देखो कब से भूखी हूँ, इंतजार में बैठी हूँ, आओ खीर बनाई है, माँ रसगुल्ले लाई है, मिलकर हम तुम खाएंगे, खाकर धूम मचाएंगे, प्यारे मामा अच्छे मामा तुम तो सारे जग के मामा।
क्या बात है, प्यारे मामा, अच्छे मामा, तुम तो सारे जग के मामा। बहुत अच्छा। अच्छा, एक माही जी, मुझे मेरे हाथ में एक और किताब है, इश्क माही जी, है ना। तो और भी किताबें हैं, ये इश्क माही है, फिर उसके बाद इश्क इबादत है, फिर उसके बाद बच्चों की किताब की अगर मैं बात छोड़ दूं तो एक और है हमारे पास, इश्क नचाए गली गली। तो ये इश्क और माही एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी, मेरे दर्शक भी जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिर ये इश्क आपके हर गजल संग्रह, हर काव्य संग्रह में क्यों सामने आ जाता है। इश्क, प्यार, मोहब्बत ये कभी भी कहीं से हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। इसके लिए कोई ये नहीं देखता कि ये बच्चा है, बड़ा है, छोटा है। कई बार हमें जीव जंतुओं से भी प्यार हो जाता है, और वो प्यार जब इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि वो हमें खुदा से जोड़ दे, तो उस जो खुदा से जोड़ने वाला प्यार होता है ना, उसको हम सूफियाना इश्क कहते हैं, जो अनकंडीशनल लव होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो इसी तरह से जो ये प्यार का, इश्क का जो शुरुआत हुई, वो प्यार मेरे पतिदेव है, उन्हीं से इसकी प्रेरणा मिली, और उन्हीं का प्यार धीरे 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 परवान चढ़ता चला गया। पहले इश्क मिजाजी लिखती थी, फिर इश्क हकीकी लिखने लगी। अच्छा, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, थोड़ा सा इसका भी हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। इश्क मिजाजी क्या है? और इश्क मिजाजी जो हम अपने फिजिकल लाइफ में जो प्यार करते हैं, आजकल जो लड़के लड़कियां प्यार कर रहे हैं, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियों का प्यार तो बस ऐसा ही है, कुछ कह नहीं सकते। समय समय की बात है जी। उनके ऊपर भी कुछ लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या लिखा था मैंने, कभी याद आएगा तो फिर सुनाऊंगी मैं सही आपको। कभी। हाँ, तो इसके ऊपर बात चल रही थी, और इश्क हकीकी की हम बात कर रहे हैं। तो इश्क हकीकी, इश्क हकीकी जो अनकंडीशनल लव होता है, चाहे किसी के लिए भी हो, वो हमें खुदा से जोड़ देता है। उसमें हमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई चीज की लालच नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, बस वो एक प्यार होता है, और जो वो प्यार होता है उसको हम इश्क कहते हैं, इश्क हकीकी कहते हैं। तो यानी जैसे हमने पहले ही बात की है कि डॉक्टर प्रतिभा माही के जो सफ़र रहा, लेखन का सफ़र रहा, यात्रा रही, या मैं कहूँगी कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो साहित्य की सारी विधाओं को छुआ। काव्य संग्रह भी लिखे आपने, गज़ल संग्रह भी लिखे। तो इश्क की मैं बात कर रही थी, ये जो इश्क है आपका बहुत कुछ अध्यात्म की तरफ भी ले जाता है, उस ईश्वर के साथ के इश्क की बात भी आप कर रही हैं। किसी ने एक बार मेरे से पूछ लिया, जैसे मंचों पर भी जाती हूँ और भी काफी कवि सम्मेलन वगैरह में गई हूँ, तो किसी ने मेरे से पूछा, आप इश्क इश्क करते रहते हो, आखिर इस इश्क में रखा क्या है जी। तो मैंने उनको जवाब दिया, ये ना पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है। वाकई ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है, ये तो वही जाने जो ये ना पूछो कि इश्क क्या है और इश्क में क्या रखा है, वे वजह लोग डरते हैं इश्क से यारो, इश्क इबादत है, खुदा की मूरत है, जन्नत है, इस इश्क ने ही तो इस जहां को जन्नत बना रखा है। ये ना पूछो कि इश्क क्या में क्या है रखा और है। इश्क में क्या रखा है। हाँ, इश्क का अगर स्वरूप सही है, आपका इश्क अगर सही दिशा में है, उस परमात्मा के प्रति आप इश्क रखते हैं, क्योंकि उस खुदा से इश्क करने जैसा तो कोई भी इश्क नहीं हो सकता, तो निसंदेह आपका जीवन सार्थक हो जाता है, जैसा डॉक्टर प्रतिभा माही जी का हुआ। और आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर प्रतिभा माही से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर प्रतिभा माही, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपने बारे में हमारे दर्शकों के साथ विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you.